हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का रे क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था, फोर्सेस के टाइप्स के बारे में पढ़ रहे थे और हमने पहला टाइप जो था उसका कॉन्टैक्ट फोर्सेस पढ़ लिया था। फिर कॉन्टैक्ट फोर्सेस मैंने आपको बताया था, फिर उसमें बताया था कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस में के कितने टाइप्स होते हैं वो मैंने आपको डिस्कस किया था आपसे कि वो 3 टाइप के होते थे। एक तो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दूसरा नॉर्मल फोर्स, तीसरा मस्कुलर फोर्स। ये 3 पढ़े थे और तीनों के बारे में हमने डिटेल में आपको समझाया था। तो अब हम लोग चलते हैं कि जो हमारा फोर्सेस में दूसरा था, एक तो कॉन्टैक्ट फोर्स था, दूसरा क्या था, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। आज हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलो, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं। जैसा कि नाम से ही दिख रहा है नॉन कॉन्टैक्ट, मतलब इसमें टच में होने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही फोर्स लग जाएगा। ठीक, तो पहले डिफाइन कर लेते हैं। फोर्स विच एक्ट्स ऑन अ बॉडी, फोर्स विच एक्ट्स ऑन अ बॉडी force which acts on a body when the body is not in contact, when the body is not in contact, is not in contact with another body, with another body, जो exert करती हो फोर्स, exerting फोर्स। तो ये जो फोर्स होता है, फोर्स इज नोन एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये जो फोर्स होता है, फोर्स इज नोन एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस बोलते हैं। ठीक है, तो देखो क्या हमने देखा कि जो फोर्स अभी तक हम लोग कांटेक्ट में थे, दो बॉडी आपस में कांटेक्ट होती थी, तब वहां पे फोर्स लगता था। अब हम लोग ऐसे फोर्सेस के बारे में पढ़ना चाहते हैं जिनमें दो बॉडी के कनेक्ट टच होने का कोई मतलब नहीं है, बिना कांटेक्ट के भी फोर्स लग रहा है। अब जैसे देखो, ऐसे फोर्सेस भी एग्जिस्ट करते हैं क्या, वो शक्तिमान वाले फोर्सेस, क्या ऐसे फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं कि शक्तिमान में हाथ लगाया, हाथ ऐसे किया और वहां से चीजें उसके हाथ में आ गई। क्या ऐसे भी फोर्स एग्जिस्ट करता है क्या, करता है। ऐसा भी फोर्स एग्जिस्ट करता है जिसमें कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही फोर्स लग जाएगा। जैसे अगर आप देखो कोई भी पेड़ है, मान लो आम का पेड़ है, आम का पेड़ है और उसमें आम फले हैं। तो अगर कोई भी आम ऐसे ही पक जाता है तो क्या होता है, अपने आप नीचे गिर जाता है। तो भैया नीचे क्यों गिरा, नीचे क्यों गिरा, ऐसा क्या था कि नीचे गिरा। वो ऊपर भी जा सकता था, ऊपर क्यों नहीं गया। तो क्या हुआ कि उसके ऊपर एक फोर्स हमेशा काम करता है। कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा वर्क करता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप ऊपर से छोड़ते हो तो हमेशा नीचे ही क्यों आता है, क्योंकि उसके ऊपर एक फोर्स काम कर रहा होता है। कौन सा फोर्स काम कर रहा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये हमारा क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। क्या दोनों अर्थ और मैंगो में क्या कॉन्टैक्ट है, क्या नहीं है। वो वही टाइप का फोर्स है कि अर्थ ने बोला आ जाओ, आ गया। शक्तिमान ने बोला जैसे आ जाओ, आ गया। उसने टच नहीं किया, उसको पकड़ के लाया नहीं, ऐसे ही किया। और भी फोर्सेस हैं, जैसे कभी कभी आप देखते हो कि वो जो एक्सपेरिमेंट होता है, जो करते हैं लोग, बच्चे को घर में बहुत ज़्यादा करते हैं कि एक स्केल को रब कर लो अपने सर में। एक स्केल ले लो, जो स्केल आप लाइन खींचने काम में लेते हो, अपने ड्राई हेयर से उसको रब करो और कागज़ के छोटे टुकड़े टेबल पे रख लो और उसके पास ले जाओ। देखो क्या करता है, वो उसको अट्रैक्ट करता है।
उसमें कागज के टुकड़े चिपक जाते हैं। अब ये क्या है? और अब जैसे एक चुंबक ले लो, चुंबक ले लिया तो आपको पता है चुंबक में एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो आपने दो चुंबक लिए, दोनों के नॉर्थ पोल पास में ला रहे हो, लाओ। तो देखो पास में लाओगे तो क्या होगा, एक फोर्स काम करता है ना, वो आपको धक्का देता है। आप पैसे लाओगे ये ढकेलता रहेगा, इसे लाओगे ढकेलता रहेगा। तो वो क्या कुछ दिख रहा है आपको? ऐसा क्या होता है, कोई बीच में बैठा होता है क्या, लो धक्का दे रहा है, नहीं पास नहीं आया, पास नहीं आना, ऐसा तो नहीं होता है ना। वो तो आपको दिखाई नहीं पड़ता उसमें क्या हो रहा है, लेकिन फोर्स तो लग रहा होता है आपके हाथ पे। तो वो क्या है, वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। और ये जो है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ठीक, तो चलो अब हम लोग टाइप्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? टाइप्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की। टाइप्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की। टाइप्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की बात हम लोग करते हैं कि भैया अब ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखो ये 3 टाइप्स के होते हैं, तीनों का नाम लिख लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं तीनों को क्या क्या है भाई। पहला तो है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल। पहला क्या है हमारा? ग्रेविटेशनल फोर्स है। दूसरा क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अभी मैं सबको एक्सप्लेन कर लूंगा, आराम से एकदम रिलैक्स मोड में रहो। और तीसरा क्या है हमारा? मैग्नेटिक फोर्स है। तीसरा क्या है? मैग्नेटिक फोर्स। तो ये क्या है? ये तीनों नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। इसमें आपको कांटेक्ट में होने की ज़रूरत नहीं है बॉडीज़ को। जो भी दो बॉडीज़ होंगी उनको कांटेक्ट में रहने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। अब हम लोग 1 बाय 1 करके तीनों के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, नोट कर लो बच्चों, इसको आराम से नोट कर लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। ओके, ओके स्टूडेंट्स, तो चलो अब हम लोग पहला हेडिंग डालिए और उसको हम लोग पढ़ते हैं। क्या है हमारा फर्स्ट टाइप? क्या है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है हमारा? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो, अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या? देखो न्यूटन बाबा का नाम सुने हो? न्यूटन बाबा, न्यूटन का नाम सुने होगे ना। तो न्यूटन जी ने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि एवरी ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट आपने लिया इस यूनिवर्स में, तो अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट्स विथ अ सर्टेन फोर्स। हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को कुछ सर्टेन फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। ये न्यूटन बाबा ने हमको बताया था कि कोई भी जिसके पास मास है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है और दूसरे ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है, हमेशा इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स होगा। इस यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, चाहे बड़े से बड़ा हो चाहे छोटे से छोटा हो, दो ऑब्जेक्ट के बीच में हमेशा कौन सा फोर्स होगा? अट्रैक्शन का फोर्स होगा। और इसी फोर्स के कारण क्या है
इसी फोर्स के कारण लाइफ एग्जिस्ट कर पा रही है। आप समझ पा रहे हो कैसे? यही वो फोर्स है जिसके कारण इस ब्रह्मांड में लाइफ का एग्जिस्टेंस है, जो कि अर्थ पे लाइफ है और बाकी जगह पे है कि नहीं अभी हर जगह तो पता है नहीं। तो जहाँ तक हमें पता है वहाँ पे लाइफ और कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन अर्थ पे एग्जिस्ट कर रही है। तो अब देखो कैसे है, जैसे कि आप सूरज को उगता हुए देखते हो, रोज देखते हो, रोज अस्त होता है। आप चंद्रमा को देखते हो, हर एक चीज देखते हो आप। तो क्या होता है कि ये सूरज, चांद, पृथ्वी, तारे, ये सब क्या है भाई? ये सब ब्रह्मांड में हैं। आपको पता होगा कि अर्थ क्या होती है, अर्थ रोटेट करती है। अर्थ क्या करती है? रोटेट करती है, सन के चारों तरफ रोटेट कर रही है। तो क्यों रोटेट कर रही है? क्या कारण है भाई? क्या रीजन है कि रोटेट करने का? काहे रोटेट कर रही है? जैसे कि आखिर क्या रीजन है, रोटेट क्यों कर रही है? उसका मन है? नहीं, का मन नहीं है। क्यों कर रही है? क्योंकि सन और अर्थ के बीच में एक फोर्स काम कर रहा है। क्या कर रहा है? एक फोर्स काम कर रहा है। वो उसको बांधे हुए है, वो उसको जाने नहीं दे रहा है। इसलिए मजबूरी बस अर्थ क्या कर रही है? घूमती चली जा रही। लाखों करोड़ साल से घूम रही है और आज तक घूम रही है और लाखों करोड़ साल तक घूमती रहेगी। जैसे आप एक चीज ले लो, आप एक रस्सी ले लो, उसमें एक पत्थर बांध दो और उसको ऐसे नचाओ, नचाता जा रहा हो तो नाच रही है। लेकिन अगर रस्सी टूट जाए तो वो क्या होगी? चली जाएगी। लेकिन आपके अर्थ के साथ ऐसा नहीं होता है, अर्थ तो हमेशा घूम रही है। तो जैसे वहाँ पे क्या था, वहाँ पे रस्सी जो है आपके हाथ से बनी थी, इसके बीच में आपने फोर्स लगाया, वो घूम रही थी, आपने फोर्स लगाया, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें वो फोर्स दिखाई नहीं पड़ता है, अर्थ और सन के बीच का फोर्स दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन वहाँ पे फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? यही ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ये हर एक बॉडी, जैसे जितने भी तारे हैं, जितने भी गैलेक्सीज हैं, सब जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे को फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इसी के कारण क्या होता है, कभी देखिए हो, कभी ऐसा तो नहीं होता है कि आप जानते हो कि आपके जो सोलर सिस्टम है उसमें क्या है, 8 ग्रह हैं, 8 सैटेलाइट्स हैं, सब रोटेट करते रहते हैं, लेकिन क्या कभी कोई किसी से टकराता है क्या? नहीं टकराता। क्यों नहीं टकराता? क्योंकि सबके अलग अलग फोर्सेस हैं। अर्थ का फोर्स इतना है कि ये इसी पाथ में घूमती रहेगी। जो आपका सनी है उसका उतना फोर्स है कि उसी पाथ में घूमता रहेगा, लेकिन कभी ये पाथ अपना चेंज नहीं करेगा। तो जैसे आप क्या करते हो, आप साइकिल चलाते हो तो आप उल्टे लेन में चले जाते हो, आपका मन किया आपने चले गए, तो एक्सीडेंट भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक्सीडेंट्स होने की संभावना बहुत कम रहती है, क्योंकि यहाँ पे सब पे फोर्स लग रहा है और फोर्स कांस्टेंट है हमेशा। इसकी वजह से वो उतना ही फोर्स हमेशा लग रहा है, तो जिसकी वजह से सारी चीज़ें घूम रही हैं, लेकिन कोई किसी से टकराता नहीं है। तो ये है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये हमेशा अट्रैक्शन फोर्स होता है, हमेशा अट्रैक्ट करती है बॉडीज। ये केवल अट्रैक्शन फोर्स होता है, याद रखिएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज एन अट्रैक्शन फोर्स, ओके। और जिन दो ऑब्जेक्ट्स के पास मास है, हमेशा उनके बीच में ये फोर्स काम करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा, और वो कैसा फोर्स होता है? अट्रैक्शन फोर्स होता है, ओके। तो चलो हम लोग लिख लेते हैं। The force which two objects attract each other.
is called gravitational force. Is called gravitational force. The force of gravitation acts ये एक्ट करता है even if the two objects are not connected by any means, इसीलिए तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं, इसीलिए ये क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं, क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं होते हैं, दिन दो ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा होता है। अगर मान लो इफ द masses of the objects are too small, अगर उनके मासेस बहुत कम हैं, अगर ऑब्जेक्ट्स के मासेस बहुत कम है, टू स्मॉल, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन देम इज स्मॉल। The force of gravitation between them is small। मतलब जितना ज़्यादा भारी ऑब्जेक्ट होगा उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between any two particles in the universe, is called gravitation, or gravitational force। इस यूनिवर्स में जो भी अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है, दो पार्टिकल्स के बीच जो अट्रैक्शन लग रहा है, फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन जो हो रहा है, उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो फोर्स होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा होता है, जो हमारा F है, ये क्या होता है, याद रखिएगा, ये हमेशा उनके दो ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है, उनके मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। एंड ये जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, उनके ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब है
कि अगर दोनों को कंबाइन कर दो तो F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक, तो यहां से क्या मिल जाता है, यहां से मिल जाता है F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यही हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। यही हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब देखो यहाँ पे अगर देख रहा है आपको, तो ये फोर्स क्या होता है, उनके मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर ये बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट का मास अगर ज़्यादा है, ऑब्जेक्ट बड़ा है, तो उसका फोर्स भी ज़्यादा होगा, उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है ये भी ज़्यादा होगा। और यफ जो होता है आर स्क्वायर, उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे अगर बात करें कि मान लो कि ये एक हमने ऑब्जेक्ट ले लिया जिसका मास है m1 और एक दूसरा ऑब्जेक्ट ले लिया यहाँ पे जिसका मास है m2 और इनके बीच की डिस्टेंस है r। तो ये जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ये क्या है, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जहाँ पे g एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.67 इंटू 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो उसको आप लोग बाद में पढ़ेंगे। तो बस ये जानिए कि ये जो फोर्स होता है इनके मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब जितना ज़्यादा मास होगा उतना ये फोर्स ज़्यादा लगेगा। और R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब R अगर बढ़ाओगे तो फोर्स घटेगा। तो अगर दो ऑब्जेक्ट पास में हैं तो उनके बीच में ज़्यादा फोर्स लगेगा, लेकिन वहीं दो ऑब्जेक्ट अगर दूर कर दिए तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो इसीलिए क्या है कि जो चांद तारे होते हैं, जो छोटे छोटे तारे हैं, वो भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वो इतने दूर हैं कि उनका लगने वाला फोर्स क्या होता है, कम होता है। यद्यपि वो बहुत बड़े हैं, जो स्टार्स हैं वो बहुत बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, लेकिन उनके द्वारा लगाया गया फोर्स कम होता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत दूर है और दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो फोर्स कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स था या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन था। समझ में आ गया? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन समझ में आया, ग्रेविटेशनल फोर्स समझ में आ गया क्या होता है, ये आप समझ गए। और कहाँ कैसे लगता है ये समझ गए। ये हमेशा अट्रैक्शन फोर्स होता है और इसको किसने दिया था, न्यूटन जी ने दिया था। न्यूटन ने बोला था कि यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर उसके पास मास है तो दूसरे ऑब्जेक्ट को हमेशा वो अट्रैक्ट करेगा। नोट कर लिया बच्चों? इरेज कर दूं? चलो ओके। चलो अब एक हेडिंग डाल लो, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब ये क्या होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण भी फोर्स लगता है, ग्रेविटी के कारण भी फोर्स लगता है। जैसे अर्थ है, आपकी पृथ्वी है, ये भी हर एक बॉडीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अर्थ भी अपनी बॉडीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और किधर, सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द बॉडी इज नोन एज वेट ऑफ द बॉडी। और जो फोर्स लगाती है अर्थ बॉडीज पे, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है वेट ऑफ द बॉडी। तो ये फोर्स आपके वेट के बराबर लगता है। F इज इक्वल टू क्या पढ़ते हैं हम लोग, m इंटू जी, जहाँ m आपका मास है, g आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो लिखो, द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑल द बॉडीज, द अर्थ अट्रैक्ट्स
all the bodies, the earth attracts all the bodies towards its center, towards its center. The force exerted by earth जो फोर्स एग्जर्ट कर रही है अर्थ, द फोर्स exerted by the earth on the body is known as उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है weight of the body. Weight of the body और या बोला जाता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी. फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसी को फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं. इसी को क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं. और ये फोर्स जो होता है, ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है, इट एक्ट्स इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. इट एक्ट्स वर्टिकली इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. हमेशा ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एकदम वर्टिकली अप्लीकेबल होती है. ये हमेशा क्या होती है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ लगता है. हमेशा हमेशा ये कहाँ लगता है? नीचे की तरफ लगता है. अगर इफ m इज द मास ऑफ बॉडी, if m is the mass of a body and g is acceleration due to gravity, इसका नाम याद रखिएगा, acceleration due to gravity. m अगर मास है और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, देन फोर्स ऑफ ग्रेविटी. तब जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी, देन फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो हमारी फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी वो क्या होगी? वो हमारी F होगी. और वो किसके इक्वल होगी? वो होगी mg के. जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी वो किसके इक्वल होगी? mg के इक्वल होगी. जहां पे इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं वेट. इसी को वेट भी बोला जाता है. जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि भैया आपका वेट कितना है, तो आप क्या बताते हो? आप बताते हो कि भैया मेरा वेट 60 किलो है, या जो भी होता है. तो वो आपका वेट है, मतलब अर्थ आपको उस 60 kg फोर्स से खींच रही है. वेट किसके बराबर है? फोर्स के बराबर है. वो फोर्स जो अर्थ आपको खींचने का काम कर रही है. जो अर्थ लगा रही है फोर्स, वो कितना लगा रही है? 60 न्यूटन का फोर्स लगा रही है. ठीक. तो अगर आपसे कोई पूछे कि भैया आपका वेट 60 kg है, आपका मास कितना है, तो मास और वेट में डिफरेंस होता है. याद रखिएगा, मास और वेट में डिफरेंस होता है हमेशा. मास और वेट में क्या होता है? डिफरेंस होता है. अगर मास आपका वेट आपका 60 kg है, तो मास क्या होगा? g से डिवाइड करना पड़ेगा. और g की वैल्यू होती कितनी है? g की वैल्यू जो होती है, g इज इक्वल टू होता है, याद रखना पड़ेगा आपको, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसको आपको याद रखना है. जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. लगभग अगर 10 मान लिया और आपका वेट अगर 60 kg है, इसका मतलब आपका मास कितना हो गया? 60 को 10 से डिवाइड कर दिया, 6 kg. इसका मतलब आपका मास 6 kg है, लेकिन वेट कितना है? 60 kg.
समझ रहे हो आप? तो ये हमारा क्या था, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एक इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लो, फॉर अ बॉडी मूविंग डाउनवर्ड, फॉर अ बॉडी मूविंग डाउनवर्ड, for a body moving downward, G is taken positive. G is taken positive and for moving upward, G is taken negative। ये याद रखना, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है तो G की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, लेकिन अगर अब ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है तो G की वैल्यू निगेटिव लेंगे। ऊपर से नीचे समय गिरते समय G पॉजिटिव, नीचे से ऊपर जाते समय G निगेटिव हो जाएगा। ठीक, ये याद रखिएगा। अब इसको आप नोट कर लो। ओके, तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे तो इसके आगे की कुछ चीज़ें और पढ़ेंगे। ओके, चलो फिर अगली क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।